हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर S6 जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इसकी यूनिट 3 की बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी में बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं, साथ ही साथ वो बैक भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, यूनिट 3 का नाम है स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग। तो खास तौर से रीडिंग और राइटिंग जो है स्ट्रेटेजी टीचिंग की, उस पर हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन साइलेंट एंड लाउड रीडिंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि साइलेंट रीडिंग किसको कहते हैं और लाउड रीडिंग किसको कहते हैं। तो हमें पता है कि रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटन सिंबल एंड लेटर एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ देम। जो भी रिटन सिंबल है उसको देखना, लेटर को देखना और उसकी मीनिंग समझना ही क्या है, रीडिंग है। In one of the four main language skill alongside listening, speaking and writing, reading is usually the third language skills that you learn in your native language. It comes after listening and speaking. तो चार तरह के मेन जो लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो उसमें तीसरे नंबर पे रीडिंग आता है लिसनिंग और स्पीकिंग के बाद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइलेंट रीडिंग क्या होती है। इन साइलेंट रीडिंग देयर इज नो मोमेंट ऑफ द लिप्स और द टंग, यानी यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं होता, ना तो हमारे होठ के और ना ही हमारी जो जबान है उनके कोई भी मूवमेंट नहीं होते। बट देयर शुड बी फुल कंसंट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे पार्ट ऑफ द स्टूडेंट के पार्ट पे जो टॉपिक होता है उस पर फुल कंसंट्रेशन होता है। देयर थॉट शुड नॉट वंडर एमलेसली। जो उनकी सोच होती है बच्चे की, जो साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, वो पूरी तरह से फोकस होता है अपने गोल पे। वाइल दे आर रीडिंग साइलेंटली, मोर एवर दे शुड नॉट यूज देयर फिंगर बिटवीन द लाइन्स। और वो अपने लाइन्स के बीच फिंगर्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं कि कौन से पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। एंड मूव टू फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द रीडिंग, लगातार आगे आगे पढ़ते जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। यहाँ पे फिंगर्स का भी इस्तेमाल नहीं होता है लाइन्स के बीच में। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एम ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग का एम क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एम ऑफ साइलेंट रीडिंग आर प्लेजर एंड प्रॉफिट, यानी प्लेजर खुशी के लिए और फायदे के लिए, लाभ के लिए साइलेंट रीडिंग की जाती है। अब किस तरह के लाभ की बात की जा रही है, तो टू बी एबल टू रीड फॉर इंटरेस्ट एंड टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, जो सूचना है वो प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट के लिए भी हम क्या करते हैं कि साइलेंट रीडिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है एम ऑफ साइलेंट रीडिंग में कि इट एक्सपेंडेड स्टूडेंट्स वोकेबुलरी, जो हमारी शब्दावली है उसमें इजाफा करता है, उसको बढ़ा देता है साइलेंट रीडिंग। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड एंड मूविंग लिप्स सो दे मे नॉट डिस्टर्ब अदर। अगर हम बोल करके नहीं पढ़ते हैं, लिप्स हमारे मूव नहीं करते हैं, हरकत नहीं करते हैं, तो हम दूसरे को जो हमारे बगल में बैठे हुए पढ़ रहे हैं उनको भी हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन बिफोर साइलेंट रीडिंग। जब हम साइलेंट रीडिंग करने जाते हैं या करवाते हैं बच्चों से क्लासरूम के अंदर, तो उन्हें जो जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश है वो जरूर बता देना चाहिए कि आपको किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कितने देर तक आपको साइलेंट रीडिंग करनी है, जो भी उसके दिशा निर्देश है वो सारे आपको बता देने हैं। फिफ्थ पॉइंट है द टीचर should be particular about giving students task of wide reading by gradually selecting phrase and unseen paragraph। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट को वैसे टास्क धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए देना चाहिए जो उनके लिए बिल्कुल फ्रेश हो और उन्होंने वो पैराग्राफ नहीं पढ़ा हो, तो उन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे प्रिकॉशन की बात की जा रही है कि only those passages should be read which can be understood and appreciated by student। तो वैसे पैसेज पढ़ने चाहिए जो बच्चा समझ सकता है और उससे वो अप्रिशिएट भी हो सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि टू बिगिन विथ सिंपल स्टोरीज इज मोर एडवांटेजियस। अगर हम सिंपल स्टोरीज से अगर हम कहानी बच्चों को पढ़ने के लिए दे तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप्ड होगी। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंट रीडिंग शुड डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मैटर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास, यानी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से
और नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से ड्यूरेशन जो है, टाइम जो बाउंडेशन है वो क्या होगा, साइलेंट रीडिंग का डिफर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन बिफोर साइलेंट रीडिंग, ये पॉइंट हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर शुड बी पर्टिकुलर अबाउट गिविंग स्टूडेंट्स टास्क ऑफ वाइड रीडिंग बाय ग्रेजुअली सेलेक्टिंग फ्रेज एंड अनसीन पैराग्राफ, ये भी हो चुका है कि बच्चों को अनसीन पैराग्राफ देना चाहिए, फ्रेज जो है सिलेक्शन करना चाहिए कंटेंट का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो इट सेव्स टाइम्स बिकॉज इट इज क्विक, मतलब इससे टाइम बचता है क्योंकि इसमें बोलना नहीं पड़ता और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारे जो वक्त है, हमारे जो समय है, उन्हें क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। दूसरा है इट सेव्स एनर्जी ऑल्सो, ये हमारी ऊर्जा को भी क्या करता है, बचाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट है कि इट इनिशिएट सेल्फ एडुकेशन एंड डीप स्टडी, तो इससे क्या होता है कि बच्चा इनिशिएट करता है सेल्फ एजुकेशन की तरफ, वो खुद से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर पाए, खुद से वो चीज़ों को पढ़ पाए, समझ पाए, और साथ साथ एक गहरी तौर पे जो है अध्ययन का ये एक तरीका हम कह सकते हैं साइलेंट रीडिंग। इट डेवलप्ड द एबिलिटी टू रीड विथ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ये बच्चों के अंदर एबिलिटी डेवलप करता है साइलेंट रीडिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो लिमिटेशंस की बात करें तो इट इज़ नॉट एडवांटेजियस फॉर बिगनर्स, यानी जो शुरू के बच्चे हैं, स्टार्टिंग में बच्चे हैं, हायर लेवल पे तो ये पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बिगनर्स हैं जिन्होंने प्राइमरी क्लास में एडमिशन लिया है तो उनके लिए ये मेथड अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अनइंटरेस्टिंग, ये कहा जाता है कि अनइंटरेस्टिंग है, चुपचाप रहना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ बात करनी है, तो इसलिए ये अनइंटरेस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। Sometimes students cannot understand some part of the passage, but they cannot take the help of teachers. अगर कुछ पैसेज बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो अपने टीचर्स की मदद भी नहीं ले सकते हैं। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। फोर्थ में अगर हम देख ले लिमिटेशन में, तो द मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग कैन नॉट बी करेक्टेड, अगर उनका प्रोनाउंसिएशन गलत है या वो कुछ और पढ़ रहे हैं वर्ड्स को, तो यहाँ पे टीचर उसे करेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये भी डीमेरिट्स हैं। इट डज नॉट टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सेम पॉइंट आ गया कि इससे क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। बात कर लेते हैं लाउड रीडिंग की। इन लाउड रीडिंग द स्टूडेंट्स आर टू रीड अलाउड सो दैट देयर वॉइस इज ऑडिबल, मतलब लाउड रीडिंग में वॉइस आवाज़ होती है और जिसको सुना जा सकता है। वाइल टीचिंग लाउड रीडिंग द टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसमें टीचर जो शिक्षक होते हैं पूरी तरह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर देते हैं। ही शुड करेक्ट द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इमीडिएटली एंड गिव अ ड्रिल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू द होल क्लास, तो तुरंत जो है फौरी तौर पे जो भी गलती होती है प्रोनाउंसिएशन में उसे ठीक करते हैं टीचर और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उन्हें समझाते हैं। लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोवेड बाय साइलेंट रीडिंग, मतलब लाउड रीडिंग के अंदर साइलेंट रीडिंग छुपी होती है, पहले साइलेंट रीडिंग होती है फिर लाउड रीडिंग होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग की। तो ये इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, जो भी शब्दावली है उसको बढ़ाता है। हेल्प्स स्टूडेंट अप्रिसिएटेड द ब्यूटी एंड राइम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ब्यूटी जो खूबसूरती है लैंग्वेज की और जो उसकी तुकबंदी है उसको अप्रिसिएट करने में स्टूडेंट्स की मदद करता है। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इनहेंस इमेजिनेशंस एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, ये हमें जो हमारी कल्पना शक्ति है, जो हमारे अवलोकन स्किल्स है, उसे क्या करता है, ये इनहेंस करने का काम, बढ़ाने का काम करता है। इम्प्रूव क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी बढ़ाता है, इससे बढ़ता है। एक्सपेंड स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो बच्चों का जनरल नॉलेज है उसे ये बढ़ाता है, फैलाता है, बड़ा करता है और साथ ही साथ दुनिया को समझने में भी ये बच्चों की मदद करता है। अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें लाउड रीडिंग की, तो मेरिट्स की बात करें तो डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बुक्स एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड हेल्प्स टू क्रिएट लाइफ लॉन्ग रीडर, मतलब किताब पढ़ने की तरफ बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने में ये मदद करता है, साथ ही साथ उसे लाइफ लॉन्ग रीडर्स भी बनाता है। और लास्ट पॉइंट है इसके जो मेरिट्स हैं उसमें 7th पॉइंट है कि बिल्ड्स कम्युनिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू द शेयर्ड लिटरेसी एक्सपीरियंस,
यानी कि जो भी लिटरेसी एक्सपीरियंस शेयर किया जाते हैं उसकी बेसिस पे कम्युनिटी का जो सेंस है, बिलोंगिंगनेस का जो सेंस है वो बच्चों के अंदर डेवलप्ड होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन मतलब डिमेरिट्स ऑफ लाउड रीडिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम स्कॉलर्स इंक्लूडिंग E.W. मोजेल आर ऑफ द ओपिनियन दैट लाउड रीडिंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेजर। मतलब इन्होंने कहा, मेजेल ने कहा कि लाउड रीडिंग जो है खुशी का यानी कि प्लेजर का सोर्स नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट है कि स्टूडेंट कैन नॉट बिकम एन एक्सटेंसिव रीडर इफ ही बिकम हैबिचुअल टू लाउड रीडिंग। तो अगर वो हैबिचुएट हो जाते हैं, लाउड रीडिंग लगातार करते हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडर नहीं बन सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इन पब्लिक प्लेसेस लाइक लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स ओनली साइलेंट रीडिंग इज अलाउड। तो हम जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में जैसे लाइब्रेरी में या रीडिंग रूम्स वगैरह में सिर्फ साइलेंट रीडिंग जो है अलाउ होता है। तो अगर आप उसके हैबिचुअल है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे जो डिफरेंट तरह के मेथड है उन्हें बताना है, खासतौर से डेवलप करने के लिए, रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए जो मेथड्स हैं वो बताने हैं। हम सबको पता है कि रीडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रिंटेड पेज द थॉट फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोसेसेस। मतलब जो भी प्रिंटेड पेज पे चीज़ें होती हैं उनसे थॉट, उनसे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को गेन करना, समझना ही क्या है, रीडिंग है। रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटन और प्रिंटेड सिम्बॉल्स एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू देयर स्पोकन सिम्बॉल्स। जो भी प्रिंटेड सिम्बॉल है उनको प्रोसेस करके उनको ट्रांसलेट कर देना स्पोकन सिम्बॉल में, यही क्या है, रीडिंग है। देखिए द स्पोकन सिम्बॉल्स आर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स। स्पोकन सिंबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो किसी की क्वालिटीज से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। थस रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। हम सब जानते हैं रीडिंग के अंदर 3 मेन एलिमेंट होते हैं, द सिंबल मतलब रिटन और प्रिंटेड, द स्पोकन सिंबल जो हम बोलते हैं, और तीसरा द सेंस, हम क्या समझते हैं उस पर्टिकुलर जो प्रिंटेड सिंबल है उसके बारे में हम क्या समझते हैं। चलिए अगर हम डॉक्टर वेस्ट की बात कर ले तो इन्होंने कहा कि रीडिंग शुड बी गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द टोटल स्कीम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस से स्थान है, खासतौर से फॉरेन लैंग्वेज सीखने में रीडिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। चलिए अब हम मेथड्स ऑफ टीचिंग या डेवलपिंग रीडिंग, कौन कौन से टीचिंग मेथड है जो रीडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि द टीचर शुड फॉलो डिफिनिट मेथड टू टीच रीडिंग। द मेथड टीचिंग रीडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यानी कि जो टीचिंग रीडिंग है उसके मेथड को 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला है लेटर मेथड, इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल और फोनिक मेथड आता है। दूसरा है नॉन लेटर मेथड, इसके अंदर वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस एंड स्टोरी मेथड आता है। अगर हम लेटर मेथड की बात करें तो अल्फ़ाबेटिक मेथड है। दिस मैथड इज मोस्ट कॉमनली यूज, ज़्यादातर यूज किया जाता है। इन अल्फ़ाबेटिक मैथड चिल्ड्रेन आर टोल्ड टू नेम्स ऑफ लेटर इन देयर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एंड टीच देम वर्ड्स बाय स्पेलिंग देम लाउडली। मतलब एक एक लेटर को पढ़ना है और फिर पूरे वर्ड को पढ़ना है। आमतौर से जैसे हम लोग मैंगो कहते हैं MANGO, फिर उसको मैंगो कहते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि लेटर को पढ़ना है फिर उस वर्ड को कंप्लीट करना है। तो ये कॉमनली यूज किया जाता है। बट अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश इज देमसेल्व्स हैव नो मीनिंग। हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स का जो है अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ए का कोई ख़ास मीनिंग नहीं है। दस लर्नर बिकम डल एंड मोनोटोनस। तो यहाँ पे लर्नर डल हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं। Another fact is that the pronunciation of English word is not the combination of the sound of various letter of constituting them। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रोनाउंसिएशन जो है एक तरीके से जब कई लेटर्स मिलते हैं सेंटेंस बनता है तब उसको बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। एक सिंगल लेटर को अगर हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। इट इज़ अनसाइकोलॉजिकल मेथड, ये मनोवैज्ञानिक मेथड नहीं है। वाइल रीडिंग वी नेवर सी लेटर्स बट वर्ड्स ग्रुप्स, सो दिस मैथड इज़ मोस्ट डिफेक्टिव एंड अनमैकेनिकल फॉर टीचिंग रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग के लिए जो टीचिंग करते हैं
उसके लिए ये मेथड बिल्कुल मैकेनिकल नहीं है और डिफेक्टिव मेथड कहा जाता है। दूसरा लेटर्ड मेथड के अंदर आता है फोनिक मेथड। तो इसमें यूज टू टीच द साउंड लेटर्स इंस्टेड ऑफ द देयर नेम्स, यानी कि यहाँ पे लेटर के साउंड को पढ़ाया जाता है, ना कि उसके पूरे नेम को। When the people has learned to recognize the letter and associated them with the sound, he is taught to read phonic simple word like rat, cat, bat, मतलब इस तरह के जो चीज़ें हैं उन्हें बताया जाता है। मैट, इसमें क्या है कि ये भी एक तरीके से हम फॉल्टी मेथड कह सकते हैं टीचिंग रीडिंग का। पीपुल में लूज द सेंस और मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जैसे मान लीजिए कि पॉट और रड लिखते हैं, तो यहाँ पे पॉट को भी बच्चा रड को भी बच्चा रॉड पढ़ेगा, तो इस तरह से उसके सेंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तरीके से इस मेथड में हम किसी वर्ड्स के खास तौर से जो साउंड है उस पर ध्यान दे करके सिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आइज परसीव द होल वर्ड फर्स्ट, पहले पूरे वर्ड्स को परसीव करते हैं। एज ए रिजल्ट द स्टूडेंट्स हु आर टॉट रीडिंग थ्रू दिस मैथड डू नॉट एक्वायर स्पीड इन रीडिंग, यहाँ पे स्पीड में वो रीडिंग नहीं कर सकता है और यहाँ पे गलती एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं फोनिक मेथड में। चलिए अब दूसरा नॉन लेटर मेथड की बात कर ले, तो इसमें पहला है लुक एंड से मेथड, यानी कि इस मेथड में क्या कहा जाता है, इन दिस मेथड द होल वर्ड इज गिवन फॉर रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, द पीपुल आर taught to read it at sight by associating it with picture, यानी पिक्चर भी दिखाया जाता है और उसे कहा जाता है कि देखिए और इसके बारे में बताइए। That is why it could look and say method, इसलिए इसे look and say method कहा जाता है। This is later way to teaching reading because the people immediately learn the meaning of word which they have read, मतलब यहाँ पे उस वर्ड की मीनिंग वो पढ़ता है और उसके हिसाब से वो पिक्चर को देखता है और फिर वो बताता है कि ये क्या है। इट्स मेन डिसएडवांटेज इज दैट इज इनकरेज द बैड हैबिट्स ऑफ मीनिंग वन वर्ड्स एट अ टाइम, मतलब ये हम कह सकते हैं कि इट्स मेन डिसएडवांटेज इज दैट इज इनकरेज द बैड हैबिट ऑफ रीडिंग वन वर्ड्स एट अ टाइम, एक बार में एक ही वर्ड्स को हम पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं और पढ़ते हैं वर्ड्स को और फिर बताते हैं, उसके सामने पिक्चर्स भी हो सकती है उसकी। तो एक बार में एक वर्ड, जैसे मैंगो दे दिया गया है, फिर एक आम की फोटो दे दी गई है, तो एक बार में हम एक ही वर्ड्स पढ़ते हैं। तो ये भी मेथड क्या है, उतना बेहतर नहीं है। चलिए अब हम फ्रेज मेथड की बात कर ले, तो इन दिस मेथड कंप्लीट फ्रेज आर टॉट इंस्टेड ऑफ ए वर्ड, वर्ड की जगह पूरा जो फ्रेजेस है उनको हम पढ़ते हैं। ये क्या है, मोर इंटरेस्टिंग टू रीड देम द वर्ड्स एंड ऑल्सो हैव मोर मीनिंग, मतलब यहाँ पे क्या है कि हम पूरे फ्रेज को एक साथ पढ़ते हैं, ना कि एक वर्ड को पढ़ते हैं। बट देयर फ्रेजेस ऑल्सो डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, यहाँ पे फ्रेजेस मतलब जो है वो कंप्लीट आइडियाज वो नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है कि ये भी मेथड जो है इसमें कंप्लीट मीनिंग की जो कमी होती है। सेंटेंस मेथड की अगर हम बात करें तो इन दिस मेथड कंप्लीट सेंटेंस आर टॉट, यानी यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता है, वहाँ पे फ्रेज पढ़ा जाता था, यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड्स की जगह या फ्रेजेस की जगह पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ा जाता है। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, हम कह सकते हैं कि वर्ड भी यूनिट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस भी यूनिट ऑफ स्पीच है। वी थिंक इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड ट्राई टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यानी कि हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्स एज ए यूनिट ऑफ स्पीच हैज़ नो मीनिंग ऑफ इट्स ओन, वर्ड्स भी यूनिट ऑफ स्पीच है लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। दे आर मीनिंग फुल व्हेन यूज इन एसोसिएट विद अदर वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस के रूप में वर्ड्स को सजा दिया जाए तो उसकी ज़्यादा मीनिंग निकलती है और बेहतर मीनिंग निकलती है। तो इस मेथड में चिल्ड्रेन जो है सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। इस मेथड में चिल्ड्रेन सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर उसकी मीनिंग को गेन करते हैं। चलिए चौथा ये भी बहुत अच्छा है, स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड इज द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस मेथड, ये उससे भी बेहतर है, सेंटेंस मेथड से भी है। चिल्ड्रेन आर टोल्ड अ स्टोरी इन 4 और 5 सेंटेंस, 4 या 5 सेंटेंस में बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है।
इलस्ट्रेट थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। द चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न स्टोरी बाय हार्ट, वो दिल से पहले स्टोरी को क्या करता है, सीखता है। एंड देन रीड इट, तब जाके उसको क्या करता है, वो पढ़ता है। हेयर दे फर्स्ट रिकॉग्नाइज सेंटेंस देन इंडिविजुअल वर्ड्स, पहले वो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करता है, फिर वो इंडिविजुअल वर्ड्स पे फोकस करता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट चिल्ड्रेन आर इंटरेस्टिंग इन स्टोरी, तो यहाँ पे ये बच्चे को स्टोरी सुनने में मदद भी मिलती है, मज़ा भी आता है, इंटरेस्टेड भी होते हैं वो, तो इसलिए यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अब हम कंक्लूजन की बात कर ले तो इच मेथड हैज़ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, सबके अपने मेरिट और डिमेरिट है। नन ऑफ दिस मेथड इज परफेक्ट इन इटसेल्फ, यानी कि कोई भी मेथड पूरी तरह से परफेक्ट हो ये सही नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच मेथड इज़ द बेस्ट टू टीच रीडिंग, कौन सा मेथड बढ़िया है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, व्हाट मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग्स। तो बैड हैंड राइटिंग्स क्या होती है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स सम स्टूडेंट्स राइट वेरी बैडली, मतलब बहुत कोशिश के बाद भी कुछ बच्चे बहुत ही ख़राब लिखते हैं। इसके मेन कॉज क्या है पुअर हैंड राइटिंग के, तो सबसे पहला है कि टीचर्स पुअर हैंड राइटिंग, अगर टीचर्स की राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि टीचर की राइटिंग जो है सर्व्स एज ए मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए मॉडल का काम करती है। ही हिमसेल्फ शुड डेमोस्ट्रेट गुड हैंड राइटिंग, तो टीचर को अच्छी हैंड राइटिंग जो है वो डेमोस्ट्रेट करनी चाहिए। द स्टाइल, द इंफॉर्मेशन एंड द साइज ऑफ लेटर शुड बी प्रॉपर, तो इंफॉर्मेशन, साइज, लेटर के स्टाइल ये सब प्रॉपर होने चाहिए। अ टीचर whose handwriting is poor and legible cannot inspire his student to write good and legible writing, तो टीचर की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है फिजिकल काउज, मतलब सम फिजिकल काउज लाइक कीपिंग द आर्म्स टू नियर टू बॉडी, नज़दीक लाना अपने आर्म्स को बॉडी के। थम्स नॉट मोबाइल इनफ, थम्स मूव नहीं करता है। आर्म्स टू फार फ्रॉम द बॉडी, उसकी बाजू जो है बॉडी से बहुत दूर होती है। फिंगर टू नियर्स टू द नीब, फिंगर जो है नीब के करीब काफ़ी करीब होता है। इंडेक्स फिंगर बेहतर तरीके से पेन को नहीं पकड़ पाता है। तो कुछ ऐसे फिजिकल काउजेज होते हैं जिसकी वजह से हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट दिया गया इम्प्रॉपर पोस्चर, अगर हमारा पोस्चर्स पकड़ने का तरीका बेहतर ना हो तो वो क्या होगा कि अच्छी राइटिंग नहीं बनेगी। इम्प्रॉपर सिटिंग पोस्चर cause bad handwriting. It leads to handwriting defects like too much slant, too straight, writing too heavily, too angular and too irregular. ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं इम्प्रॉपर जो है गेस्चर होने की वजह से। टू टाइट और टू लूज होल्ड ऑन द पेन, अगर हम पेन को बहुत टाइट से पकड़ते हैं या बहुत हल्का पकड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो एवरेज में पकड़ना है। होल्डिंग द पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ अ स्टूडेंट होल्ड हिज पेन टू टाइटली और टू लूजली इट कॉज बैड हैंड राइटिंग। ये कहा जा रहा है लैक ऑफ प्रैक्टिसेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। गुड राइटिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, इनफ टाइम शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस, द राइटिंग मटेरियल शुड बी प्रॉपर। अब देखिए सजेशंस दिए गए हैं पुअर हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि हैंड राइटिंग इज़ अ मैटर ऑफ हैबिट, ये हमारे हैबिट का मैटर है, व्यवहार का मैटर है, हम कैसे बिहेव करते हैं। वंस द हैबिट ऑफ बैड हैंड राइटिंग इज डेवलप्ड इन द बिगनिंग, अगर शुरू में ही बैड हैंड राइटिंग की हैबिट हमें डेवलप्ड हो जाएगी तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि रिमूव करें, हम इसको रिप्लेस करें और अच्छी राइटिंग लिख पाए। सो द केयर ऑफ द राइटिंग करेक्टली एंड ब्यूटीफुली मस्ट बी टेक फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही हमें करेक्टली राइटिंग लिखनी चाहिए, बचपन से ही हमें ब्यूटीफुल राइटिंग लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो बाद में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हम अच्छी राइटिंग कर लें। अब कुछ मेथड्स दिए गए हैं यहाँ पे जो इम्प्रूव कर सकता है हमारी राइटिंग को। तो पहला कहा जा रहा है यूज़ ऑफ 4 लाइन एक्सरसाइज बुक, तो 4 लाइन एक्सरसाइज नोटबुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए, जो कि बच्चे करते हैं। If teachers are and parents in the very beginning pay proper attention to the size and
स्पेसिंग ऑफ लेटर, 4 लाइन नोटबुक रिजल्ट इन गुड हैंड राइटिंग। अगर उसमें लिखते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। कौन से लेटर को बड़ा करना है, कौन से लेटर को छोटा करना है। टीचर्स हैंड राइटिंग एज मॉडल, तो बात हो चुकी है कि टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो बच्चे की भी अच्छी होगी। इंडिविजुअल अटेंशन की बात की जा रही है कि हर बच्चों पे टीचर को इंडिविजुअल अटेंशन देना होगा, उन्हें देखना होगा कैसे वो पेन पकड़ रहे हैं, कैसे पेन को होल्ड कर रहे हैं, उसके पोस्चर्स क्या है पकड़ने के, कोई उनके प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस तरह से हम इंडिविजुअल अटेंशन देके बच्चों की हैंड राइटिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिक्यूट प्रैक्टिसेस, सेम चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, उतनी अच्छी राइटिंग हमारी होगी। तो हमें कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। यूज़ ऑफ प्रॉपर राइटिंग मटेरियल, हमें क्या करना है कि प्रॉपर राइटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना है। अच्छी राइटिंग बनाने के लिए स्लेट पे लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके थ्रू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हैंड राइटिंग कंपटीशन, अगर हम इंग्लिश टीचर अगर इस तरह के कंपटीशन अरेंज करते हैं जहाँ पे हैंड राइटिंग देखी जाती है कि किनके अच्छे होते हैं और उन्हें रिवार्ड किया जाता है या उनको क्लासरूम में उनकी राइटिंग को डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है, तो भी हमारी राइटिंग बेहतर हो सकती है। क्योंकि कंपटीशन की भावना की वजह से क्या होगा, बच्चे अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे।